बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम MD कैट का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक ओपन कर लें और फटाफट साथ साथ चीज़ें नोट करते जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं जी यूनिट नंबर 1 से। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो यूनिट नंबर 1 है उसका नेम है जी मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ साथ डिस्टेंस, वेलोसिटी के साथ साथ स्पीड और उसकी टाइप्स, और लास्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। तो ये आज के लेक्चर में हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं जी मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स, जो मोशन का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस या कह लें सराउंडिंग, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कह लें, या आप यहाँ पे सराउंडिंग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? मोशन है। इसमें याद रखिएगा जो वेलोसिटी है आपकी, ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा आपने वर्ड अंडरस्टैंड करना है, और वो है जी हमारे पास रेस्ट। अब रेस्ट को आप किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि बॉडी की पोजीशन में अगर चेंज नहीं आता तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेस्ट वाली कंडीशन कहलाती है। नो चेंज इन पोजीशन। इस केस में आपने याद रखना है कि वेलोसिटी जो है ये आपकी ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है जी पोजीशन, इसको भी अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसको एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये स्केलर के तौर पे यूज़ होगा या वेक्टर के तौर पे यूज़ होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से एक MCQs बना लेते हैं। जो हम दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन, तो यहाँ से आपके पास जो MCQs बनने वाला है वो है जी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आर रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। ये जी आपके पास रिलेटिव का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, रिलेटिव की एग्जांपल आप यूँ समझें कि अगर एक कार में दो शख्स बैठे और कार मूव करती हुई जा रही है, अब वो दोनों शख्स उस चलती हुई गाड़ी में एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं? रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर रोड पे खड़े तीसरे शख्स के हिसाब से वो दोनों जो कार के अंदर बैठे हैं वो रेस्ट में नहीं बल्कि मोशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेस्ट और मोशन आपस में क्या है? रिलेटिव हैं। इसी तरह से अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशन को। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन के वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने याद रखनी है दो बातें, कि पोजीशन में नंबर 1 डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब हर ऑब्जर्वर के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन उन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये हमारे पास नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं जी? एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। मान लें कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आ गया जी ओ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक पर्सन ठहरा है, एक पर्सन यहाँ पे है
और एक पर्सन यहाँ पे है। अब इन 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिहाज से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या है, डिफरेंट। लेट कर लें इसके हिसाब से जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2 मीटर है। इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट जितनी दूर पड़ा है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे आप लेट कर लें 4 मीटर। अब देखें डिस्टेंस भी आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रही है। कैसे, इसके लिहाज से डायरेक्शन क्या बन रही है, ईस्ट, इसके लिहाज से वेस्ट। तो डायरेक्शन भी आ रही है, डिस्टेंस भी आ रहा है। तो इसीलिए इन 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये था पोजीशन का वर्ड। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट। याद रहे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया जी डिस्टेंस, और यहाँ पे हम हेडिंग मेंशन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखते हैं जी, डिस्टेंस को स्टूडेंट्स आपने डिफाइन किया हुआ है कि द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, या आप यूँ भी कह सकते हैं द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। या आप शॉर्टकट इसको याद रखें कि टोटल पाथ ऑफ लेंथ, टोटल पाथ ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है जी, लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब याद रहे कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको आपने याद रखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। या फिर इसको आप एक और अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं कहना, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में भी आपने एक एक्सरसाइज में ये वाला MCQs किया था, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था। तो अक्सर स्टूडेंट्स डिस्टेंस लगाते थे, लेकिन याद रहे कि आपने डिस्प्लेसमेंट लगाना है, क्योंकि वर्ड जो पोजीशन है ये एज अ वेक्टर ट्रीट होता है, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस और डायरेक्शन इसमें आएगी तो ये जो पोजीशन का वर्ड है ये बेसिकली क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए आपने चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कहना है। अब स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर के तौर पे ट्रीट होता है। अब इसी डेफिनेशन से हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स हैं, एक को हम नाम देते हैं 1 का, दूसरे को 2 का, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा आर से। तो डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली 2 पॉइंट्स के बिटवीन चेंज है। तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इस मैथमेटिकल जो फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं, इसको डायग्राम से हम फाइंड आउट करेंगे, समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट जो हमारे पास डिस्टेंस का है स्टूडेंट्स, वो क्या है जी, मीटर। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट आपके पास क्या होगा, मीटर होगा, जिसको आप m से शो करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस, तो याद रखिएगा MLT की फॉर्म में जो डिस्टेंस की डायमेंशंस होगी वो होगी जी m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। साथ साथ चीज़ें नोट करते जाएं। अब m की पावर 0 का मतलब 1, t की पावर 0 का मतलब 1, तो पीछे l रहेगा, तो इसको आप सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर l भी लिख सकते हैं। तो यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशंस होंगी, ठीक है जी। तो अगर MLT की फॉर्म में पूछता है तो फिर आपके पास क्या है, 0 1 0। तो ये आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है। अब स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस के हिसाब से हम छोटी सी एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस की हेडिंग मेंशन कर देते हैं, डिस्टेंस
और उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राउंड की स्टेट है जहाँ से हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड स्टूडेंट क्या किया जी, थ्रो किया है। एक सर्टेन हाइट तक पहुँचने के बाद लेट करें उसने हाइट कितनी अटेन की जी, 4 मीटर। फिर बॉल क्या आएगा जी, वापसी आएगा, इसी जगह पे आएगा, लेकिन मैं उसको साइड पे ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये आ गया। अब भी हम लेट कर लेते हैं उसने 4 मीटर लेंथ जो है वो कवर की। अब यहाँ से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना है। देखें बॉल ऊपर गया फिर वापसी आया। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, हमने कहा जी टोटल पाथ ऑफ लेंथ। अब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितनी है जी, 4 + 4। तो 4 + 4 = 8 मीटर। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, डिस्टेंस होगा। अब ज़रा डिस्प्लेसमेंट को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे तो 2 पॉइंट्स आ ही नहीं रहे, जहाँ से बॉल गया था फिर उसी जगह पे वापसी आ गया, तो एक क्लोज पाथ बन गया ना एक तरह से। तो इसीलिए इसकी पोजीशन में चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 0। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट आपने एक नोट जो कि MCQs बन सकता है वो याद रखना है। रिमेंबर दैट, रिमेंबर क्या याद रखना है जी, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये हमेशा हमारे पास इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं हो सकता। तो मैं पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमेशा हमारे पास ऑलवेज इंक्रीजेस, ये डिक्रीज़ नहीं होगा, हमेशा इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक हो गया जी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट MCQs है। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव किया है या इसको राइट किया है, ये किस तरह से आया है, इसको डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे लेट करते हैं XY प्लेन है, ये हमारे पास X और ये हमारे पास Y। इसके अंदर 2 हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। लेट करें जी, एक पॉइंट हमारे पास ये है पॉइंट A और एक पॉइंट है जी हमारे पास ये पॉइंट B। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप A से B पहुँचने के लिए कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं जी ये हमने पाथ फॉलो किया है, ठीक है। अब इस पाथ को हम नाम देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि टोटल पाथ ऑफ लेंथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो ये एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है ना 2 पॉइंट्स के बिटवीन, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस पॉइंट A को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिलाना होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर इस पॉइंट A को मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना चाहता हूँ तो मुझे इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिलाना होगा। तो ये मैं अगर जैसे इसको मिलाऊंगा तो ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं जी R1। ठीक है जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं पॉइंट B को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना चाहता हूँ तो इसे भी ओरिजिन से मिलाऊंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी पोजीशन वेक्टर B का पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर R1 भी आ गया, पोजीशन वेक्टर R2 भी आ गया, हमें चाहिए यहाँ पे डिफरेंस। तो डिफरेंस इनका क्या होगा, डिफरेंस स्टूडेंट्स इन दोनों का ये होगा, ये आपके पास क्या है जी, डिफरेंस है। इसे हम डेल्टा R का नाम देंगे। ठीक है। अब हमें यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। अब ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अब ये कैसे फार्मूला बना, यहाँ से इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं इसी ट्रायंगल को यहाँ पे बाहर निकाल लूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए,
कि ये आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या है जी R1 और ये आपके पास डेल्टा R और ये आपके पास क्या है जी पोजीशन वेक्टर R2। देख सकते हैं डायग्राम में। अब हम यहाँ पे गौर करें और मुझे आप बताएं कि इन तीनों वेक्टर्स में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। अक्सर बच्चे इसको कह देते हैं रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट नहीं है। देखें यहाँ पे देखें कि कौन से दो वेक्टर्स हेड टू टेल ऐड है, तो यहाँ पे गौर करें ये हेड टू टेल ऐड किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स हैं और ये रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए कंडीशन होती है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से उसका हेड ऐड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट बन रहा है। तो रिजल्टेंट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, जितने भी वेक्टर्स हेड टू टेल ऐड किए हुए उनको सम करने से आता है। तो R1 और डेल्टा R को ऐड कर दें तो R1 प्लस डेल्टा R। अब हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट्स ये डेल्टा R चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जी डेल्टा R इज इक्वल टू R1 ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का वो मैथमेटिकल रिलेशन आ गया जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से पास्ट पेपर में एक MCQs भी बन चुका है, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि अगर आपको इन पॉइंट्स के वो कोऑर्डिनेट्स दे दे और कहे कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो वो आपको ऑप्शंस गिवन होगी आंसर की, तो आपने उसको सिलेक्ट करना होगा, लेकिन तरीका आपको आता होगा तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम वहीं से एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन समझ लें या MCQs की स्टेटमेंट समझ लें कि देखें हमें A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, लेट कर लें कि 2 और 6 दिए गए हैं, एंड और B के जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसको लेट कर लेते हैं जी 4 और 5। अब आपसे वो क्या कहता है, आप क्या फाइंड आउट करें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, या वो आपको डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड का भी कह सकता है। तो फटाफट इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर भी बताएं। वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई करें और फिर इसका आंसर बताएं, तो फिर उसके बाद मेरे आंसर से इसको मैच कीजिएगा। तो टाइम आपका ज़ाया ना हो इसीलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लेके आए। तो RA इज इक्वल टू 2I प्लस 6J बनेगा, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं। इसी तरह से जो आपके पास RB बनेगा वो क्या होगा जी 4I प्लस 5J। ठीक है जी। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का ये मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ करें, डेल्टा R इज इक्वल टू RB माइनस RA। ठीक है जी। अब RB क्या है हमारे पास 4I प्लस 5J माइनस इनटू RA क्या है 2I प्लस 6J। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, डेल्टा R इज इक्वल टू 4I माइनस का 2I, तो 2I रहेगा और प्लस और ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6J प्लस का 5J, तो माइनस का J रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर वो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को कहता है, क्योंकि ऑप्शंस जो बनी होगी वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होगी, वैल्यूज़ होंगी, तो आप मैग्नीट्यूड इसकी कैलकुलेट कर लें, डेल्टा R का मैग्नीट्यूड, या फिर आप जस्ट डेल्टा R भी लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 5। अब यूनिट्स अगर वो मेंशन करें यहाँ पे तो आपने वही मीटर यहाँ पे अगर वो यूज़ करता है तो आप यहाँ पे मीटर मेंशन करेंगे, अगर वो यूनिट्स यहाँ पे यूज़ नहीं करता तो आप भी यहाँ पे क्या लिख दें, यूनिट्स लिख दें। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी MCQs बन सकता है, या आप उसको MCQ की हेडिंग दे दें या फिर क्वेश्चन की दे दें। लेट करें जी आप वॉक के लिए सुबह निकलते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लें या फिर समझ लें कि ये आप खुद है। अब स्टूडेंट्स आप लेट करें कि 10 मीटर जो है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं और फिर उसके बाद 20 मीटर
ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये वाली कंडीशन आपको दे के वो कहेगा कि आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करें। डिस्प्लेसमेंट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, या फिर वो इसकी आपको मैग्नीट्यूड भी कह सकता है। ठीक है जी, तो ये है जी आपका क्वेश्चन। अब इसको भी आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद अपना आंसर जो है इस आंसर के साथ मैच करें। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है, लेकिन एक मैं आसान बताता हूँ, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। ये थोड़ा आसान ज़्यादा है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आप ईस्ट भी मेंशन कर सकते हैं, और ये वाला आपके पास एक्स क्या होगा जी, नेगेटिव। इसी तरह ये वाई क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाई क्या होगा जी, नेगेटिव। ठीक है, ये आ जाएगा नॉर्थ और ये क्या आ जाएगा, साउथ। ऐसे आपने पहले सिस्टम तैयार करना है। अब आपको जो कुछ यहाँ पे कहा गया उसी तरह आपने वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, और सिंपल उसी साइन कन्वेंशंस के साथ आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब देखें 20 मीटर ईस्ट की तरफ वेक्टर है, तो ये लेट कर लें जी 20 मीटर ईस्ट की तरफ आ गया। ठीक है, अब साइन कन्वेंशंस क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह 10 मीटर नॉर्थ की तरफ है, तो ये आ जाएगा जी 10 मीटर नॉर्थ की तरफ। अब ये भी साइन कन्वेंशंस क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम जा रहे हैं। अब सिंपल आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जी क्या आ जाएगा, 20 आई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यूनिट डायरेक्शन क्या है जी, आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा जी, 10 जे। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया। अब आपसे अगर वो एमसीक्यूज़ के ऑप्शन में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है या गिवन है, तो फिर उसको आपने फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट। अब 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 होल की स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 400 प्लस 100 500, तो 500 की स्क्वायर रूट। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये तकरीबन 10√5 आता है, जिसका आंसर तकरीबन 20.36, या इसको आप चेक कर लें जो भी आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी नेक्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो अक्सर एमसीक्यूज़ में रिपीट हो चुके हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, इसको याद रखने के लिए आपने इस तरह से कंडीशन अप्लाई करनी है। ये पॉइंट साथ साथ मेंशन कर लें, नोट करें। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये ग्रेटर और इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। याद रहे, डिस्टेंस ग्रेटर भी होगा डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल भी हो सकता है। अब ऐसा कब होगा जी, सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर कब होगा डिस्प्लेसमेंट से। इस बात को समझते हैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर कब होगा। इसके लिए आप सेमी सर्कल की एग्जांपल याद रखेंगे, यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ। ये जी सेमी सर्कल की एग्जांपल आप याद रखेंगे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है जी, बी। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है आपका, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इस केस में देखें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद डिस्टेंस इक्वल कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करेंगे इन अ क्लोज्ड पाथ। सॉरी, क्लोज पाथ में नहीं, क्लोज पाथ में तो डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल कब होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये आएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है जी, तो अगर आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जिसमें आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फिर इस सूरत में याद रहे कि आपका जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। याद रख ले,
ठीक है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के, अगर आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई इस तरह से होगी। ये एग्जांपल्स आप याद रखते जाएं। अब यहाँ से वो आपसे डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि हमारे पास जो डिस्टेंस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की रेशो होगी, ये इस केस में 1 के इक्वल आएगी। ठीक है ना, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। उससे नेक्स्ट में चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट कि जो डिस्टेंस है ये लेस कभी नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, इसको याद रखें। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। ठीक है, डिस्टेंस लेस नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। उससे नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि इन मोशन अगर आपका बॉडी मूव कर रहा है तो फिर क्या ऐसा हो सकता है, ज़रा गौर कीजिएगा, डिस्टेंस 0 और जो डिस्प्लेसमेंट है नॉट इक्वल टू 0। बॉडी मूव कर रहा है, डिस्टेंस 0 हो और डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? सोचें। तो याद रखिएगा ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर इफ़, ये भी कंडीशन याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस 0 है, अगर डिस्टेंस 0 है, मान लें कि 0 है, तो फिर जाहिर सी बात है और याद रख रहे हैं कि लाजमी डिस्प्लेसमेंट भी 0 के इक्वल होगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। यहाँ तो वो कह रहा था डिस्टेंस 0 हो डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट आप एक और MCQs याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस है ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ये बातें याद रखनी है। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सेटिस्फाई करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 से ग्रेटर कब होगा। याद रखिएगा जब भी आप कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या आपका बॉडी मूव करता है, तब डिस्प्लेसमेंट 0 से ग्रेटर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा जी 0 के। तो इसके लिए आप याद रखें सर्कुलर की फॉर्म, यानी कि अगर आपका कोई भी बॉडी क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन है आपके पास, ये इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से बॉडी ने मूव किया और यहीं पे आके स्टॉप किया, तो इसका मतलब पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी, एक ही पॉइंट पे आ गया ना, तो ये क्या है, क्लोज्ड पाथ है, सर्कुलर मोशन है। तो इस केस में पोजीशन में अगर चेंज नहीं आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस कब होगा 0 से, लेस कब होगा। तो याद रखिएगा लेस के लिए जब भी आपका बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा तो फिर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 0 से लेस होगा। तो ये वाली आपके पास सेकंड कंडीशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, ये आपने याद रखने हैं। इससे नेक्स्ट एक कंडीशन लगा रहा हूँ, आपने आंसर खुद करना है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल हो और डिस्टेंस जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा कब हो सकता है। यानी कि आपने सिचुएशन बतानी है कि जिस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो, डिस्टेंस जो है वो 0 ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। वो कौन सी है जी, सर्कुलर बात, सर्कुलर मोशन है। यानी कि अगर एक क्लोज्ड पाथ है, सर्कुलर मोशन है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है और डिस्टेंस 0 नहीं होता। ये अभी हमने यहाँ पे रिपीट किया। फिर यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं कि देखिए सरकमफ्रेंस है ना, तो इसका मतलब एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ये सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। और सर्कल का जो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी हमने देखा पोजीशन में चेंज नहीं आता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहीं से हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स जो हम बात कर रहे थे वो थी जी हमारे पास सर्कुलर मोशन। तो इस केस में हमने क्या कहा था अभी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा 0 होगा और जो डिस्टेंस है ये क्या था, 2πr, यानी कि सरकमफ्रेंस के इक्वल था। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr।
अब यही चीज़ हमने क्या कही कि जब सर्कुलर मोशन होती है तब हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम यही चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं तो वाइब्रेटरी मोशन कह लें, या आप इसकी वन कंप्लीट रोटेशन की बात करें तब भी आपके पास क्या होगा, यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो वन कंप्लीट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वन कंप्लीट रोटेशन या वाइब्रेशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आपके पास यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ कह लें या क्वेश्चन कह लें, कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है जी, और इसके अंदर ये हम सर्कुलर पाथ को कुछ पॉइंट्स के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं जी। ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सर्कुलर मोशन है, ए बी सी डी ए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमसे वो पूछेगा ए टू बी, यानी कि 1/4 ऑफ द रोटेशन पे आपने, या मैं यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर देता हूँ, फ्रॉम ए टू बी कह लें, या 1/4 ऑफ द रोटेशन कह लें, ठीक है। तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो, ये आपने फाइंड आउट करनी होगी। ऑप्शंस आपको गिवन होगी एमसीक्यूज में, या फिर वो आपसे अलग डिस्टेंस का पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट का भी पूछ सकता है। तो अगर हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे तो रेशो भी हमें मिल जाएगी। तो ए से बी आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो शाबाश, ट्राई खुद करें, वीडियो को पॉज करें, फिर आप अपने आंसर को मैच कीजिएगा। पहले खुद ट्राई किया करें क्योंकि आप एफएससी में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस, अब स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो हमारे पास आर्क लेंथ आ रही है, बेसिकली यही है ना एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये वाला। तो यही हमारा डिस्टेंस है। तो अब ये क्या है, 1/4 पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डिस्टेंस हमारा क्या है जी, सरकमफ्रेंस का 1/4 है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr डिवाइड बाय 4, ऐसे ही होगा, 1/4 है ना ये। तो सरकमफ्रेंस का 1/4 हमने ले लिया, तो यही हमारा डिस्टेंस होगा। तो 2 to the 4, तो ये आ जाएगा πr डिवाइडेड बाई 2, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ गया जी, डिस्टेंस आ गया। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है जी डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो हमारा ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, r, ये O से B वाला डिस्टेंस ये भी क्या है, r। तो ये 2 साइड्स हमें गिवन है, ये थर्ड वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ बाहर निकालने लगा हूँ। ये जी ट्राइंगल बाहर आ गई ताकि आसान हो जाए समझना। ये भी r गिवन है, ये भी r गिवन है, O, B और ये A, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो 2 साइड्स गिवन है, 1 साइड को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दूँ तो ये जी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने लगे हैं, डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ठीक है। आप लिखना चाहें तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दें, इधर से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, फिर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यही आपके पास दोबारा बन जाएगा, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन गया जी, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। अब 2 स्क्वायर वैसे यानी कि स्क्वायर रूट 2 वैसे, r के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया जी, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमसे उसने क्या पूछी थी, रेशो पूछी थी। तो यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो। डिस्टेंस कितना आया था, पाई, ये डिस्टेंस है,
पाई आर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या आया है स्क्वायर रूट 2 इंटू आर, ये आर से कैंसल, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाई बाय 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये जो आपके पास ऑप्शन आई है ये आप अपने गिवन ऑप्शंस में से देखेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका आंसर है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है। अब यहीं पे स्टूडेंट्स आपसे अगर वो सेमी सर्कल की बात करते हैं, पूछ ले सेमी सर्कल, तो फिर आपको पता है ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा सी, देखिए ना ए से सी की अगर वो बात करते हैं ये यहाँ तक, तो फिर आपके पास ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा है जी ए और ये सी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो आपके पास आ रही है बेसिकली एक्चुअल पाथ ये क्या कहलाएगा डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है, सेम यही वाला फार्मूला सरकमफ्रेंस का कि क्या आ जाएगा सेकंड पार्ट, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 2 पाई, डिस्टेंस फाइंड करने लगा हूँ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, तो ये इससे कैंसल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पाई आर, ये आ गया डिस्टेंस। अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो आपको पता है कि ये भी आर, तो ये बेसिकली डायमीटर है ना, तो डायमीटर क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा, और वो क्या होगा 2r होगा, तो ये डिस्टेंस आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ से अगर वो आपसे रेशो पूछता है तो पाई आर डिवाइडेड बाई 2r, आर से कैंसिल, तो पाई बाई 2, ये आपके पास डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो होगी, तो इसको आप खुद यहाँ पे मेंशन कर ले। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ये आपका MCQs है। ठीक है जी, क्या नोट आपने याद रखना है कि इन सर्कुलर मोशन, पहले मेंशन कर देता हूं कि इन सर्कुलर मोशन 1/4 ऑफ द रोटेशन एंड 3/4 ऑफ द रोटेशन, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में 1/4 ऑफ द रोटेशन एंड 3/4 ऑफ द रोटेशन डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल आएगी, तो आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इक्वल ही आएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ MCQs बना के आपको बता रहा हूँ कि आप इसको याद रखिएगा। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी रोटेशन पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल आती है, तो आप सिलेक्ट करेंगे 1/4 और 3rd ऑफ द 4th रोटेशन पे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल आती है। अब स्टूडेंट्स अगर यही बात आपसे पूछ ली जाए इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन में, अगर यही बात आपसे वो पूछता है इन कंप्लीट वाइब्रेशन, जिसके अंदर आप एग्जांपल कौन सी ले सकते हैं जी, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये अब वन कंप्लीट वाइब्रेशन कब होती है, जब ये वाला बॉल मीन से एक्सट्रीम जाए, फिर एक्सट्रीम से मीन आए, फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम जाए, फिर दूसरे एक्सट्रीम से मीन आए, तो 4 राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करने से एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मीन से एक्सट्रीम ये क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड, यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। अब वो आपसे पूछे कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए आप डिस्टेंस बताएं और डिस्प्लेसमेंट बताएं। डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो अब ज़रा गौर करें, वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा जी 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखिए ना, मीन से एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड 1, फिर 2, 3 और ये 4, तो इसका मतलब डिस्टेंस होगा 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर वही बात बन गई, मैंने पीछे भी आपको बताया है कि अगर पूरा हमारे पास रोटेशन कंप्लीट हो रही है सर्कुलर मोशन में तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर 4 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो रही है, एक वाइब्रेशन बन रही है, तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट आपका पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है जी,
इसी तरह से आपसे वो हाफ वाइब्रेशन पे पूछे, हाफ वाइब्रेशन पे, यानी कि सिर्फ इन दो के लिए, दो राउंड ट्रिप्स के लिए पूछे, तो फिर जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, शाबाश बताएं, 2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, 0। अब भी 0 होगा क्योंकि मीन से एक्सट्रीम गए, फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन आ गए, तो अब भी डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, 0 है। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इस कंडीशन में भी आप वही नोट याद रखेंगे जो आपने सर्कुलर मोशन में नोट याद रखा है कि 1/4 ऑफ द वाइब्रेशन एंड 3/4 ऑफ द वाइब्रेशन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी जी, इक्वल होगी। ये याद रखिएगा। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स हम इससे आगे चलते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 मेथड बताने थे। स्टार्ट में हमने एक को डिस्कस कर लिया, अब हम उसका सेकंड मेथड भी डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन आपको देंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। तो ये वाला MCQs हम सॉल्व करते हैं। लेट कर लें जी, आप सुबह वॉक पे निकलते हैं, दोबारा वही एग्जांपल लेने लगा हूँ। सबसे पहले आप 5 मीटर या किलोमीटर भी कह सकते हैं, 5 किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जी ईस्ट की तरफ। फिर उससे नेक्स्ट आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जी नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर। ये आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं जी नॉर्थ की तरफ। उससे नेक्स्ट खुद ही आप जो मर्जी एग्जांपल सेट कर लें, साउथ की तरफ आप क्या करते हैं, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। फिर उससे नेक्स्ट आप 3 कह लें, 3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो आप ट्रैवल करते हैं अगेन ईस्ट की तरफ। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, जिसमें आपने उसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। ये 2 चीज़ें आपने इस केस में फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी आपको जो स्टार्ट में एक एग्जांपल या MCQs करवाया, उसको देखते हुए आप इसको पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करके पॉजिटिव नेगेटिव साइन मेंशन करके इसको सिंपल ऐड भी कर सकते हैं उसी साइन कन्वेंशंस के साथ। एक मेथड ये था, और दूसरा मेथड है इसको वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करके आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जिसको जो इजी लगे वो उसको उसी तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं जी सिस्टम। ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, और ये आ गया साउथ। अब देखें ईस्ट की तरफ क्या है जी 5 किलोमीटर, तो आप यही वेक्टर यहाँ पे ड्रा कर दें। ये आ गया जी 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट क्या है जी 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो ये आ गया जी 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है जी 8 किलोमीटर साउथ की तरफ, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 8 किलोमीटर साउथ की तरफ। फिर उसके पास वेक्टर है 3 किलोमीटर फिर ईस्ट की तरफ, तो ये 3 किलोमीटर दोबारा आ गए ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि अगर 2 वेक्टर्स अपोजिट हों, मतलब एंगल क्या बन रहा हो 180, अगर 2 वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 180 हो तो आपने उन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, याद रख ले। और अगर एंगल 2 वेक्टर्स के बिटवीन 0 बन रहा हो तो फिर आपने उन 2 वेक्टर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है। ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे यही रूल अप्लाई कर दें। सबसे पहले देखें 5 और 3 एक ही डायरेक्शन में एंगल 0, तो 5 और 3 को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 5 + 3 8 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको देखें, ये दोनों अपोजिट हैं, 180 एंगल बनेगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। अब 8 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6 बनता है। फिर वो मैग्नीट्यूड या वो डायरेक्शन लेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, तो हम इसकी डायरेक्शन में ही 6 लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 6 किलोमीटर का वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, या डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये दोनों बन गए। अब इनको अगर गौर से देखें तो ये हेड टू टेल यहाँ पे ऐड है, तो ये इनका क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला है, ज़रा गौर कीजिएगा। स्क्वायर रूट डायरेक्ट करने लगा हूँ, 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 + 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा जी
100, तो 100 का आपके पास आंसर क्या होता है 10 किलोमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई जी, मैग्नीट्यूड आ गई डिस्प्लेसमेंट की, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ये सेकंड वाला मेथड है। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, देखें ज़रा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना ये वाला, ये बन गया 8 और ये बन गया 6, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब अगर यही वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फिर हमारे पास जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के अंदर आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन में मेंशन कर देंगे कि डायरेक्शन क्या आ रही है, साउथ ईस्ट। तो ये था जी इसको सॉल्व करने का तरीका। अब सेकंड मेथड ये हो गया। फर्स्ट मेथड जो पहले एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं, उसको अगर दोबारा करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि सिंपल आप क्या करें, साइन कन्वेंशंस याद रखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक्स, ये वाई पॉजिटिव ये वाई नेगेटिव, ये साउथ ये नॉर्थ ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सिंपल आपने ऐड करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रेस कर देता हूँ, फिर उससे आगे इसको सॉल्व करते हैं जी। उधर हम MCQs बना लेंगे, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, इस तरफ है पॉजिटिव, तो इसको सिंपल ऐड ही करेंगे, ठीक है ना, सिंपल ऐड करें। पॉजिटिव है तो यह आ जाएगा 5i। उसके बाद 2 किलोमीटर अपवर्ड जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर पॉजिटिव, तो प्लस 2j, वाई के लॉन्ग j, x के लॉन्ग i। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है साउथ की तरफ, तो साइन क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस का 8j आ जाएगा। फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, दोबारा पॉजिटिव, तो प्लस का 3i। अब इसको ऐड कर दें, 5 + 3 8i, प्लस का 2j माइनस का 8j, कितना हो जाएगा माइनस का 6j। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो 8 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 6 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो ये दोबारा बन जाएगा 64 प्लस 36 होल की स्क्वायर रूट, 100 की स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा जी 10। तो देखिए सेम वही आंसर आया जो हमारा यहाँ पे आया था। तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा स्टूडेंट्स MCQs जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। उसकी मैं स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो MCQs की स्टेटमेंट है, वीडियो को पॉज करके आपने इसको खुद सॉल्व करना है। वो है जी हमारे पास द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट of the wheel initially in contact with the ground। वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर आप इसको पूरी तवज्जो से सुनेंगे और चीज़ें नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। द व्हील rolls forward, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, half a revolution will be, ऑप्शंस ए गिवन है जी आपके पास पाई आर, ऑप्शन बी गिवन है जी आपके पास 2 पाई आर, ऑप्शन सी आपके पास गिवन है जी आर बाय स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, और ऑप्शन डी आपके पास है जी आर स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये है जी आपके पास MCQs की स्टेटमेंट। अब आप इसकी ऑप्शन बताएं, कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें। मैं यहाँ पे अभी इसको समझा देता हूँ। देखें सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड आउट करना है।
लेकिन याद रहे कि व्हील इनिशियली जो है वो कांटेक्ट में है, किसके साथ जी, ग्राउंड के साथ। ग्राउंड के साथ वो इनिशियली कांटेक्ट में है। फिर क्या हुआ कि व्हील ने रोल किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे वाले डायरेक्शन में वो रोल कर रहा है, कितने, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन वो रोल कर रहा है। तो आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज है, तो इसको सॉल्व करें। अब ज़रा गौर से फटाफट देखिएगा। लेट कर लें जी, ये हमारे पास ग्राउंड की स्टेट है। अब इनिशियली व्हील क्या था, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में था, तो ये वाला पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं कि पॉइंट इनिशियली क्या है व्हील का, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ये वाला, ठीक है जी। अब ये क्या करता है, हाफ रेवोल्यूशन रोल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये व्हील यहाँ पे रोल करके आ चुका है, ठीक है, हाफ, यानी कि जब हाफ रेवोल्यूशन ये आगे वाली डायरेक्शन में रोल करेगा तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पहुँच चुका होगा। तो जब ये व्हील रोल करके आगे जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच चुका होगा, तो हाफ रेवोल्यूशन होगी ना। तो इसका मतलब अब ये पॉइंट यहाँ आ चुका है, तो इसको हम नाम दे देते हैं जी न्यू पॉइंट का, ठीक हो गया। तो एक पॉइंट ये था इनिशियली और अब ये पॉइंट आ चुका है हाफ रेवोल्यूशन आगे वाली डायरेक्शन में रोल करने के बाद। तो इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये जो हमारा डिस्टेंस आर है, इन दो पॉइंट्स के बिटवीन, ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा जी, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, जब ये हाफ रेवोल्यूशन आगे रोल करेगा तो हाफ रेवोल्यूशन के रोल करने के बाद ये इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ये वाला डिस्टेंस कवर कर चुका होगा ना, ठीक है। अब इसका मतलब हाफ रेवोल्यूशन में जो एक्चुअल पाथ होता है वो हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किया था सरकमफ्रेंस का, वो कितना होता है, वो होता है जी पाई इनटू आर। 2 पाई आर ओवर 2 करेंगे ना हाफ रेवोल्यूशन पे, तो 2 से कैंसिल, तो पाई आर होगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तो हम जानते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डिस्टेंस आर है, ये वाला, ये भी हम जानते हैं डायामीटर है ना, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई तो ये डायामीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा 2r। अब ये साइड भी हमें पता है, ये साइड भी हमें पता है, देख सकते हैं। तो जब ये दो साइड्स हमें गिवन है तो ये थर्ड वाली साइड हम निकाल सकते हैं अप्लाइंग द पैथागोरियन थ्योरम। तो आप पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें, डायरेक्ट तुक्के नहीं लगाने यहाँ पे, बात समझ आ गई जी। अब हम क्या करते हैं, पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो डायरेक्ट करने लगा हूँ, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा जी, पाई आर का स्क्वायर प्लस इंटू 2r का स्क्वायर। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें भी r स्क्वायर है, इसमें आप कोशिश करें कि ऑप्शंस में कैपिटल R है तो यहाँ पे भी कैपिटल R यूज़ कर लें, ठीक है ना, कैपिटल R यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में खुद मेंशन कर देना है कि जो हमारे पास सफ़ेयर अपना व्हील का जो रेडियस है वो क्या है, R, तो इसीलिए आप कैपिटल R यूज़ कर दें, ठीक है। अब ज़रा गौर करें कि हमारे पास इसमें भी r स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी r स्क्वायर आ रहा है, तो r स्क्वायर कॉमन अंदर रहेगा पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे r का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा और अंदर स्क्वायर रूट में रहेगा पाई का स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। अब कौन सी ऑप्शन बन रही है जी, डेल्टा ऑप्शन, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हमारा टॉपिक वेलोसिटी है लेकिन हम साथ में स्पीड को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह आप पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी आपके पास क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, क्योंकि हम वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला देखना चाहें स्पीड का, तो वो होता है v इज इक्वल टू डी ओवर टी या s ओवर टी। अगर आप d यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने ऊपर एरो यूज़ नहीं करना, तो ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस है। इसी तरह से आपके पास वेलोसिटी के अंदर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट होगी, और उसके बाद जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी पे भी एरो है और डिस्प्लेसमेंट पे भी आपने एरो हेड यूज़ की है।
इसके बाद अगर यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी तरह से वेलोसिटी का यूनिट एसआई क्या होगा मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशंस की अगर हम बात करें, डायमेंशंस पूछी जाती है एमसीक्यूज में एमएलटी की फॉर्म में, तो वो क्या होगा यूनिट को देखिए मीटर पर सेकंड है तो एलटी की -1, लेकिन हम एमएलटी की फॉर्म में लिखेंगे तो एम की पावर 0 लिखेंगे, एल की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और टी की पावर -1, तो ये आपके पास MLT की फॉर्म में डायमेंशन आ जाएगी 0 1 -1। इसी तरह से वेलोसिटी की भी यही डायमेंशन होगी। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स की कि स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स। तो अगर हम स्पीड की टाइप्स की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, यूनिफॉर्म स्पीड भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड, लेकिन अब इसको डिफाइन नहीं करना, आपने सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर याद रखें कि स्पीड जो है वो सेम रहती है और डायरेक्शन जो है ये भी सेम रहती है, स्पीड भी सेम डायरेक्शन भी सेम। इसी तरह से वेरिएबल के अंदर क्या होगा या तो स्पीड में चेंज आ रहा होगा या फिर डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड, इसको ज़रा देखिएगा क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे। एवरेज स्पीड को हमने डिफाइन किया था टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होती है। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन मोशन, अगर आप मोशन में हैं तो फिर याद रखिएगा एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती। यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज बनते हैं कि मोशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो 0 होती है, तो आपने याद रखना है नहीं होती। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ की अगर आप बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 क्लोज पाथ में, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्लोज्ड पाथ में क्या होगी 0 होगी। ठीक हो गया जी। अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की यही जो हमने नोट डिस्कस किए हैं उनको एक एग्जांपल में लेके आते हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर एग्जांपल डिस्कस की कि एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, फिर वो बॉल अपनी इनिशियल पॉइंट या पोजीशन पे वापसी आ गया। जाते वक्त उसने 4 मीटर हाइट अटेन की और आते वक्त भी 4 मीटर। अब इस केस में देखिए इनिशियली हमारे पास टाइम क्या था 0, तो हम लेट कर लेते हैं जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉल गया तो उसने 2 सेकंड लिए, फिर वो वापसी आएगा तो फिर भी 2 सेकंड लेगा, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा यहाँ से दोबारा इसी पॉइंट पे आने के लिए 4 सेकंड लगे, तो टाइम 4 सेकंड लगे। अब हम देखते हैं इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी। याद रखिएगा एवरेज स्पीड आपकी 0 नहीं हो सकती क्योंकि एक्चुअल पाथ तो आपके पास आ रहा है, डिस्टेंस तो आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, फार्मूला आपके सामने है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना है 4 + 4, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना है 4 सेकंड, तो 8/4 और 4 to the 8, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या एवरेज वेलोसिटी इस केस में देखते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी आपके पास 0 होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसी के बाद आपने नोट याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो, अगर आपका बॉडी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी उसकी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है, तो फिर याद रखिएगा बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ केसेस हैं एवरेज स्पीड के। सबसे पहला केस क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें डिस्टेंस इक्वल हो, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस आपके पास क्या आ रहे हो इक्वल, आप 2 के अलावा 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, 3 की हम बाद में बात करते हैं। अक्सर आपके एमसीक्यूज जो भी आते हैं वो 2 पॉइंट्स के बिटवीन आते हैं, तो 2 पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस क्या है इक्वल और टाइम क्या है अनइक्वल। अगर ये कंडीशन आती है तो फिर इसका कौन सा हम एवरेज स्पीड के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, इसको गौर से देखिएगा। लेट करें पॉइंट ए से पॉइंट बी एक कार मूव करती है, तो उसने डिस्टेंस कवर किया d1 और उसे टाइम लगा t1। उसके बाद यही कार बी से दोबारा ए पे आती है, ये दूसरा डिस्टेंस आ गया ना, तो वो डिस्टेंस आपके पास क्या है d2 और इसको टाइम लगा t2। ठीक है। अब इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या है ए से बी और बी से ए दोनों बराबर हैं, लेकिन टाइम जो है टाइम ये यहाँ पे बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है कि जब A to B कार गई तो वो ज़्यादा स्पीड से गई और जब B to A आई तो कम स्पीड से आई, तो कम स्पीड से आएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा।
ज़्यादा स्पीड से जाएगी तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में टाइम जो है वो इक्वल नहीं है, तो t1 जो है वो लेस है t2 से। इसका मतलब जाते वक्त स्पीड कार की ज़्यादा थी, आते वक्त स्पीड कम थी, जिसकी वजह से टाइम t1 जो है वो t2 से लेस है। बात समझ आ गई? तो अब यही सिचुएशन अगर आ जाए तो आपने फिर इस तरह का रिलेशन यूज़ करना है एवरेज स्पीड के लिए, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसका हम प्रूफ भी करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। अब जी हमारे पास सेकंड केस के डिस्टेंस आपका अनइक्वल हो, टाइम जो है वो इक्वल हो। अब डिस्टेंस आपका क्या है? अनइक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस a टू दिस पॉइंट और फिर इस पॉइंट से इस b तक, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, लेकिन जो टाइम लग रहा है ना वो दोनों को बराबर का लग रहा है। यानी कि जब कार यहाँ से यहाँ पहुँची तो टाइम कितना लग रहा है? t/2, और जब कार यहाँ से यहाँ पहुँची तो फिर भी टाइम कितना लग रहा है? t/2। इसका मतलब इस केस में क्योंकि डिस्टेंस तो कम है, इस केस में थोड़ी सी कार की स्पीड क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। और इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन टाइम बराबर का लग रहा है, तो इस केस में जाहिर सी बात है थोड़ी स्पीड कार की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो एवरेज स्पीड का रिलेशन होगा वो होगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिलेशन आप यूज़ करेंगे। इसका रिलेशन कैसे प्रूफ होगा ये भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थर्ड वाला केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर डिस्टेंस इक्वल ना हो और टाइम भी इक्वल ना हो फिर कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे। फिर आपके पास सिंपल रिलेशन होगा d1 प्लस d2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। उससे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में फोर्थ वाला केस है कि डिस्टेंस आपका इक्वल हो और टाइम भी इक्वल हो, दोनों इक्वल हो। तो फिर क्या करेंगे? फिर जाहिर सी बात है कि जो आपका बॉडी मूव कर रहा है उसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तो इसका मतलब है कि स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, कि वो जो बॉडी है या कार है वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो अब स्टूडेंट्स इसका हम प्रूफ यहाँ पे देखते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होगी इस केस में देखें, डिस्टेंस दोनों क्या हैं बराबर, तो d1 प्लस d2 डिवाइड बाय इसको टाइम लग रहा है t1 और इसके लिए टाइम लगा है t2, तो t1 प्लस t2। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि इस केस में डिस्टेंस क्या है? बराबर, तो d1 d2 के बराबर होगा और d1 d2 को हमने नाम दे दिया d का। एवरेज स्पीड ये वाला फार्मूला दोबारा यूज़ कर रहे हैं, d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा? dd, तो 2d बन जाएगा, डिवाइड बाय t1 प्लस t2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है कि s या फिर d किसके इक्वल होता है? v मल्टीप्लाई t के इक्वल होता है। तो यहाँ से जहाँ आपको d नज़र आ रहा है वहाँ पे t जहाँ पे नज़र आ रहा है वहाँ पे आप d ओवर v लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से आप इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, t को निकालें तो t इज़ इक्वल टू d ओवर v बनता है। ठीक है। तो अब आप दोबारा इस इक्वेशन में आ जाएं, ये वाली एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाई t1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? t1 की जगह लिख सकता हूँ d ओवर v1, तो t1 की जगह मैंने लिख दिया d ओवर v1 प्लस t2 की जगह लिख सकता हूँ d ओवर v2, तो d ओवर v2 लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आगे चलते हैं कि ये 2d वैसे का वैसे, इसमें से d कॉमन ले लें, तो d कॉमन लिया अंदर रहेगा 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। अब ये d इस d से क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये हमारे पास रहेगा 2 ओवर, इसका आप एलसीएम लेंगे v1 v2, ये एलसीएम आएगा v1 v2, तो फिर इसको v1 कैंसल v2 ऊपर चला जाएगा प्लस v1 कैंसल v2 सॉरी कैंसल v1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ v2 है ना, तो v2 कैंसिल और v1 ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी नीचे वाले का एलसीएम लेने के बाद। अब स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ऊपर आएगी तो 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, दोनों ऐड किया तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो v1 प्लस v2। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन प्रूफ हो गया। अब हम इसका प्रूफ करते हैं सेम उसी तरह d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। अब इस केस में हमारे पास क्या है? टाइम इक्वल है, तो t1 t2 के बराबर, t2 बराबर होगा t के। अब जहाँ पे इस इक्वेशन में t है, t1 और t2, वहाँ पे आप t लिख सकते हैं।
तो S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी या D इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ये दोबारा रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू D1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से D1 निकालें V1 मल्टीप्लाई टी, तो D1 की जगह लिख दिया V1 मल्टीप्लाई टी प्लस D2 की जगह लिखा V2 मल्टीप्लाई टी, और ये जो T1 है ये T बन जाएगा, ये T2 T बन जाएगा। अब इसको आगे देखिएगा, इसमें भी T आ रहा है, इसमें भी T आ रहा है, तो T क्या लेंगे कॉमन, अंदर रहेगा V1 प्लस V2 और डिवाइड बाय T प्लस T क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से T से कैंसल, ये वाला T से कैंसल, तो बाकी आपके पास रहेगा V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2, तो ये एवरेज स्पीड का ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने वर्ड यूज़ किया जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता ही है, मैथमेटिकल फार्मूला भी आप इसका डिस्कस कर चुके हैं और इसको डिफाइन भी कर चुके हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स MCQs के तौर पे आपने याद रखने हैं, वो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर देता हूँ। वीडियो ज़रूर लेंथी हो रही है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपने ऊपर मेहरबानी करेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करेंगे और थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो बात करते हैं जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। लेट्स सपोज अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, तो अब इसके हर पॉइंट पे ज़रा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखिएगा। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पॉइंट पे ये इंस्टेंटेनियस, इस पॉइंट पे ये इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि नंबर 1 कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, स्पीड नहीं कह रहा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ये क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल होगी। अब इस पॉइंट पे देखें तो ये टेंजेंट आपकी लाइन बनेगी ना, यही, और इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा, तो यही हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ऑलवेज टेंजेंशियल। अब यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट MCQs याद रखिएगा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर पॉइंट पे देखें आप डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो आपकी कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट के इक्वल नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, डेल्टा V ओवर डेल्टा टी, या फिर आप जस्ट V ओवर टी भी लिख सकते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होगी या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ली जाती है। अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन के हिसाब से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं है। तो आप अगर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करें F इज इक्वल टू ma और वहाँ से a को कैलकुलेट करें तो वो आता है आपके पास F ओवर m। तो अब आप देख सकते हैं या तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग भी ले सकते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यूनिट। अब स्टूडेंट्स यूनिट क्या है जी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और फिर डेल्टा टी नीचे है तो पर सेकंड ऊपर जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होगा। इसके अलावा आपसे MCQs में ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर केजी ये किस चीज़ का यूनिट है, तो आपने एक्सेलरेशन को ही सिलेक्ट करना है। कहाँ से आया, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, मास का क्या होगा किलोग्राम, तो ये वाला यूनिट अक्सर MCQs में पूछा जाता है। उससे नेक्स्ट है जी हमारे पास साइन कन्वेंशन। याद रखिएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अब जाहिर सी बात है इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि जब आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब
एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस जी के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का जी। तो वेलोसिटी जब भी डिक्रीज हो रही होगी, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से जब आपका बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन ए जो है वो प्लस जी के इक्वल हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे कि ए को हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी आपकी जब भी इंक्रीज हो रही होगी तो आपने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है। ये बात याद रखते हुए आप चैप्टर 7 में सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में भी ये बात डिस्कस कर सकते हैं, जैसे क्लास 10th में। और याद रखिएगा कि MD कैट ई कैट में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 9th और 10th की जो साइड इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी आपने ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। बुक्स आपने सेल नहीं करनी, बल्कि आपने उनको भी रीड करना है, वहाँ से 10-12 MCQs आ जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं पे आपको मिलेगा। तो आपने वहाँ पे एक बात की थी कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास चैप्टर 7 के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम वाले एग्जांपल में हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। अब ये बात बच्चों को समझ नहीं आती, क्योंकि वो इस बात को याद नहीं रखते। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो ये बात भी आपको परेशान नहीं करेगी। अब देखें, जब बॉल मीन से एक्सट्रीम आएगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब भी बॉल मीन से एक्सट्रीम आ रहा होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। तो अब नेगेटिव को शो करने के लिए आपको पता है कि आपने इस वेलोसिटी के वेक्टर के अपोजिट जाना है। तो इस वेलोसिटी के वेक्टर के अपोजिट अगर लें तो वो हमारी डायरेक्शन क्या बनती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बनती है। तो इसीलिए हमने ए को नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव सिर्फ शो कर रहा है कि हम इसके अपोजिट हैं, तो इसीलिए डायरेक्शन जो है वो हमारी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है एक्सेलरेशन की। तो जितने भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए के, तो उनके साथ हमारा नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा होता है। अब चलते हैं जी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी में चेंज भी यूनिफॉर्म आ रहा हो। अब ये बात बच्चों को समझ नहीं आती, इसको हम छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट करें जी, एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है या वर्टिकली इसको डाउनवर्ड फॉल किया है। अब हर सेकंड के बाद देखें कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, लेट करें बॉल यहाँ से यहाँ गया 1 सेकंड, टाइम कितना लेता है, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब अगले सेकंड में भी चेंज कितना आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर उससे अगले में 9.8, फिर उससे अगले में 9.8। तो इसका मतलब हर सेकंड पर सेकंड कह लें, पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 9.8 ही आ रहा है। इसी तरह से जब आप बॉल को डाउनवर्ड फॉल करेंगे तब भी आपके पास पर सेकंड, हर पर सेकंड पे जो चेंज आ रहा है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये सारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये बात याद रखिएगा, हर पर सेकंड जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो 9.8 ही आ रहा है। तो इसीलिए ये एग्जांपल बन जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपने डिस्कस करना है कि क्या हमने पीछे यहाँ पे एग्जांपल ली है वाइब्रेटिंग मोशन की, तो क्या वाइब्रेटिंग मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या इस केस में वाइब्रेटिंग बॉडी की मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, हाँ या ना, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है जी। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है कि वाइब्रेटिंग मोशन के लिए क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी या नहीं, यस और नो का आपने आंसर करना है। उससे नेक्स्ट हमारे पास है जी वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए एग्जांपल क्या हो सकती है, वाइब्रेटिंग बॉडी। अब कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ये वर्ड जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है ना तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है। अब भी आप अगर ना बताएं यस नो तो फिर इसका मतलब है कि आप तैयारी नहीं कर रहे। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपके पास एग्जांपल क्या है जी, वाइब्रेटिंग बॉडी की।
या फिर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, जिसका आप सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला याद रखेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बच्चे यहाँ पे चेंज नहीं लगाते, आपने याद रखना है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो फिर आपसे एमसीक्यू सही सॉल्व होंगे। उससे लास्ट में हमारे पास है जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप पढ़ चुके हैं कि हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो जिसमें डेल्टा टी अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो को। ज़ीरो लेना नहीं है, ज़ीरो करना नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ ये कहना है कि डेल्टा टी जो है ये बहुत बहुत छोटी, मतलब ज़ीरो के नियरर, ज़ीरो करना नहीं है, तो ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो हुआ नहीं है, तो तब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल रिलेशन होगा। अब यहीं से आपने एमसीक्यू याद रखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वल होगा तो तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ग्राफ में किस तरह से समझेंगे, या इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन हम यहाँ पढ़ चुके हैं, इसको अप्लाई करने के लिए अगर कोई हमारे पास कर्व टाइप ग्राफ आता है तो फिर इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ को समझिएगा। ये हमारे पास वीटी ग्राफ है, जिसमें हमारे पास एक कर्व आ रही है, कर्व्ड ग्राफ है। अब इस कर्व्ड ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना होगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट पे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होगी, तो यही मेरा टेंजेंट क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। फिर इसको मजीद है जब हम एक्सेलरेशन के ग्राफ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या वीडियो में, तो फिर आपको इस तरह नहीं बताएंगे, बल्कि इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हर पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके दिखाएंगे। फिलहाल आप इसका जनरल फार्मूला ये याद रखें, तरीका यही होगा। उससे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है जी नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको गौर से सुन लें सारे बच्चे, तवज्जो इस तरफ दें, इस नोट को गौर से सुन लें। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जिस तरह आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, दोबारा सुन लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, तो बताएं क्या होगा? नीचे ऑप्शंस गिवन होगी, लेकिन आप याद रख लें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। क्या कहलाता है जी? जर्क। इसको आप नोट कर लें, जर्क। अब जर्क का यूनिट क्या होगा? यूनिट भी याद रखें, मीटर पर सेकंड की क्यूब कर लें। यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वहाँ पे मीटर पर सेकंड की क्यूब आ जाएगा। उससे नेक्स्ट हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप है हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फटाफट इसको देख लेते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जब पैरेलल होंगे तो फिर याद रखिएगा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दोनों तरह से आप इसकी बात कर सकते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जब एंटी पैरेलल होंगे तो फिर याद रखिएगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। इसी तरह से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जब परपेंडिकुलर होंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन याद रहे कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल या टेंजेंशियल। तो याद रखें अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा, और वो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस टाइम बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है तो फिर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और वो परपेंडिकुलर होगा। याद रख लें क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? 90। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और दोनों के बिटवीन एंगल 90 होगा। इसी तरह से आप मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी एंगल 90, तो एंगल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा 90, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखना। और अगर यूनिफॉर्मली बॉडी मूव नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट कराया जाए, जिस तरह हमने प्रोजेक्टाइल में भी ग्राफ डिस्कस किया था, यहाँ पे एंगल कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन इसमें देखें आपके पास
जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और इस केस में जो एंगल है वो भी वेरिएबल है, यानी कि इसमें स्पीड भी वेरिएबल है और जो हमारे पास एंगल है वो भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे थीटा को देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो थीटा क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज हो रहा है। ठीक है जी, स्पीड भी इसमें क्या है? वेरिएबल, और एंगल भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो और वेलोसिटी भी ज़ीरो हो, ऐसा कब होगा? जब आपका बॉडी रेस्ट वाली पोजीशन में होगा, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, वेलोसिटी भी ज़ीरो। एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो हो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब आपका बॉडी वाइब्रेट कर रहा हो। वाइब्रेटिंग बॉडी एग्जांपल है किसकी? जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी ज़ीरो होती है। कैसे? जब बॉल मीन से एक्सट्रीम पहुंचेगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो उस टाइम हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस इंस्टेंट पे? ज़ीरो। ठीक है, तो एट एक्सट्रीम वेलोसिटी ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। लेकिन ये वाली सिचुएशन प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होगी, यानी कि इस केस में आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे मैक्सिमम हाइट पे, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना वर्टिकल हाइट एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि अगर आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो जो मैक्सिमम हाइट होगी उस पॉइंट पे भी आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे लिखा हुआ है नॉट इन प्रोजेक्टाइल। ये जो एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन की, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो था जब आपको चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जा रहा था। अब यहाँ पे वेलोसिटी ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो वो जीरो नहीं होगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। उसके लास्ट में हमारे पास है एक्सेलरेशन जीरो हो, वेलोसिटी जीरो ना हो, तो फिर यही केस ले लें। अब बॉडी एक्सट्रीम से जब मीन पे आएगा, वाइब्रेटिंग बॉडी में जब बॉडी मीन पोजीशन पे होगा, तो तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वेलोसिटी क्या होगी? जीरो के इक्वल नहीं होगी, लेकिन उस इंस्टेंट पे, मीन वाले इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। या फिर एग्जांपल ले सकते हैं कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। यही चीज़ आप चैप्टर नंबर 6 में जब टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करता है तो उस टाइम एक्सेलरेशन जीरो लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो इस तरह से आप ये वाला पॉइंट चैप्टर 6 में भी जाके डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।